हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएस इंजीनियर्स अड्डा। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर फ्लूइड मैकेनिक्स। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। और ये जो टॉपिक्स हैं ये पूर्णतः सिलेबस पे आधारित हैं और सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें हम देखेंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है और क्या क्या हमको पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, किन चीज़ों पे विशेष ध्यान देना है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है जो हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स है। इस जेई के सिलेबस में हाइड्रोलिक्स के नाम से दिया हुआ है। हाइड्रोलिक्स के नाम से दिया हुआ है। तो हाइड्रोलिक्स के नाम से दिया हुआ है मतलब जो भी चीजें हैं यहाँ पे हम वाटर से रिलेटेड पढ़ेंगे। यहाँ पे जो हमारा फ्लूइड होगा, यहाँ पे जो भी हमारा फ्लूइड होगा वो होगा हमारा वाटर। जो भी फ्लूइड होगा वो हमारा वाटर होगा। और चूंकि वाटर को हम हाइड्रो भी बोलते हैं, इसलिए इसको हाइड्रोलिक्स के नाम से दिया गया है। तो इसमें हम देखेंगे सबसे सिलेबस में जो सबसे पहला पॉइंट या पहला टॉपिक जो दिया हुआ है वो दिया हुआ प्रेशर। अब प्रेशर में हमको क्या क्या चीजें देखना है? प्रेशर में देखना है हमको कि प्रेशर जो होता है वो तीन टाइप के हैं, उनके बारे में देखना है कि जो हमारे प्रेशर है, गेज प्रेशर है कि लोकल प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये तीन टाइप के प्रेशर है, किसको हम गेज प्रेशर बोलते हैं, कौन सा लोकल प्रेशर है, कौन सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और फिर इसके बाद कौन सा होता है जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है। इनके बारे में देखना है। एक एक लाइन सिर्फ वन लीनियर ही हमको देखना है। वन लीनियर से ज्यादा चीजें इसमें आने वाला नहीं है, वन लीनियर डेफिनेशन ही आएगा। फिर इसके बाद जो हमारा प्रेशर इंस्ट्रूमेंट, इन सारे प्रेशर्स को मेजर करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं। जैसे कि एक जो प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है, प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है, तो वो पहला जो होता है वो होता है एक होता है मैनोमीटर देख लेंगे। उसके बाद मैनोमीटर जब हम देखेंगे तो मैनोमीटर में जो इंपॉर्टेंट चीजें जो होगा कि मैनोमीटर कितने टाइप का होता है, इसका टाइप देख लेंगे कितने टाइप का होता है। इसके बाद फिर जो टाइप देखे उसके बाद फिर मैनोमीटर में जब हम लोग एचडी डालते हैं, इसमें जब हम लोग मरकरी डालते हैं तो मरकरी क्यों डाला जाता है वो चीज देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद बैरोमीटर क्या होता है, ठीक है। बैरोमीटर के बाद देख लेंगे बैरोमीटर क्या होता है और एक लाइन का इसका ये डेफिनेशन रहेगा कि किस लिए यूज होता है। फिर बैरोमीटर के बाद देख लेंगे पीजोमीटर देखिए। उसके बाद पीजोमीटर देखने के बाद इसका जो एटमॉस्फेरिक जो ये सारा चीजें देखने के बाद प्रेशर में इतना ही देखना है हमको कि प्रेशर में कौन कौन से टाइप के प्रेशर होते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, गेज प्रेशर क्या होता है, लोकल प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है। उसके बाद फिर प्रेशर को कैसे कैसे मेजरमेंट किया जाता है, प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है वो देख लेंगे। फिर उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में देखना है कि वो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट जो भी, जैसे कि बैरोमीटर है तो बैरोमीटर को किस लिए यूज किया जाता है, पीजोमीटर है तो पीजोमीटर को किस टाइप के प्रेशर के लिए किया जाता है। जैसे कि उसमें ऑप्शन में दिया रहेगा मीडियम प्रेशर, हाई प्रेशर या लो प्रेशर। तो इस टाइप का डिफरेंट टाइप का प्रेशर हमारे पास दिया रहेगा और बोलेगा कि इसमें से एक इंस्ट्रूमेंट उठा के दे देगा, इससे बोलेगा कौन सा प्रेशर हम मेजर करते हैं। उसके बाद मैनोमीटर देख रहे हैं तो उसमें जब पारा देख रहे हैं तो पारा का थोड़ा सा हम लोग जो मरकरी होता है, मरकरी का थोड़ा बहुत उसका कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेंगे कि इसका डेंसिटी कितना होता है और मैनोमीटर में इसको क्यों यूज किया जाता है। फिर उसके बाद अगला आता है हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस क्यों यूज होता है? हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस जो यूज होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जैसे हम डैम बनाते हैं या फिर कैनाल बनाते हैं, जब हम डैम बनाए या एनीकट या फिर हम बना दिए स्टॉप डैम,
या फिर वेयर, या फिर हम बना दिए ये बैराज। तो इसमें जो गेट प्रोवाइड करते हैं, जो डैम है, डैम से पानी छोड़ना है या फिर एनी कट होता है, एनी कट होता है तो एनी कट से हमको अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम में पानी छोड़ना है, स्टॉप डैम में अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम में पानी छोड़ना है, या फिर बैराज है, बैराज में हमको पानी छोड़ना है। तो पानी छोड़ने के लिए जो हम गेट बनाते हैं, पानी छोड़ने के मतलब पानी को जो रोका जाता है या फिर कहीं पे पानी को रोका जाता है गेट के थ्रू, या फिर गेट के थ्रू पानी को जहाँ पे छोड़ा जाता है वहां पे जो गेट होता है वो पानी से डूबा हुआ रहता है। तो जो गेट होता है, गेट या तो इंक्लाइन हो सकता है या तो वर्टिकल हो सकता है, इस प्रकार से हो सकता है। तो जो हमारा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स होता है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो इसमें कितना एक्ट कर रहा है, कितना फोर्स एक्ट कर रहा है वो निकालने सीखने हैं, वो निकालने थोड़ा सा सीख लेंगे। उसके बाद जो टोटल फोर्सेस होता है, जो टोटल फोर्सेस होता है वो कहां पे एक्ट कर रहा है, कहां पे एक्ट कर रहा है वो देख लेंगे कि, और जहां पे जिस पॉइंट पे जो हमारा प्रेशर एक्ट करता है, प्रेशर जहां पे एक्ट करता है, प्रेशर जहां एक्ट करता है, जहां पे प्रेशर लग रहा होता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं। उसके बाद जैसे कि उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ प्रेशर बोल दिए, तो सेंटर ऑफ प्रेशर जो होता है वो कैसे निकाला जाता है, सेंटर ऑफ प्रेशर कैसे निकालते हैं, फिर सेंटर ऑफ प्रेशर का कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेंगे कैसे निकालते हैं, कैसे निकालें। उसके बाद देख लेंगे सेंटर ऑफ प्रेशर कैसे निकालें। फिर निकालने के बाद देखेंगे कि जो हमारा गेट है पानी में जितना ज्यादा अंदर डूबता हो जाता है, पानी के अंदर जितना ज्यादा डूबता जाएगा उसको देखेंगे, उसको देखेंगे कि वो डूबने पे उसका सेंटर ऑफ प्रेशर और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या चेंजेस आ रहा है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ प्रेशर निकालने के लिए जो एक फार्मूला होता है x बार प्लस i इंटू a इंटू x बार, तो इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ से सेंटर ऑफ प्रेशर कैसे निकालते हैं, ये वाला चीज निकालने आना चाहिए। प्लस ये निकालने के अलावा सेंटर ऑफ प्रेशर, जो प्रेशर का इंटेंसिटी होता है वो कैसे निकालते हैं वो देख लेंगे। फिर सेंटर ऑफ प्रेशर जो होता है, सेंटर ऑफ प्रेशर जो होता है उसको हर जगह पे नहीं निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ये कुछ डाटा हमारे पास दिया होगा कि रेक्टेंगल है तो कितना होगा, ट्रायंगल है तो कितना होगा, फिर ट्रायंगल है तो अपेक्स ऊपर है तो कितना होगा, अपेक्स डाउन है तो कितना होगा, सर्कल है तो इसका सेंटर ऑफ प्रेशर कहां पे होगा। तो इनका कम से कम सेंटर ऑफ प्रेशर वाला पॉइंट हमको याद कर लेना है। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे बॉयंसी फोर्सेस, बॉयंसी फोर्स। उसके बाद हम आएंगे बॉयंसी फोर्स पे। बॉयंसी फोर्स क्या होता है और बॉयंसी फोर्स कहां पे एक्ट करता है। इसके बाद हम देखेंगे बॉयंसी फोर्सेस के बारे में। इसके बाद देख लेंगे बॉयंसी फोर्स के बारे में। तो बॉयंसी फोर्स जब हम पढ़ेंगे इसमें कुछ प्रिंसिपल है, इसमें जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल को देख लेंगे। उसके बाद बॉयंसी फोर्स क्या होता है, कहां पे एक्ट करता है, और सेंटर ऑफ बॉयंसी हम लोग कैसे निकालते हैं वो देख लेना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। फिर इसमें जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ने के साथ साथ उसमें बहुत ज्यादा जो जेईई के एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी भी बॉक्स टाइप का रहता है, कोई भी बॉक्स होता है, इसको हम पानी में डालते हैं तो इसका कितना पार्ट डूबेगा या कितना पार्ट पानी से ऊपर रहेगा, ये वाला चीज पूछता है जो कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल से आता है। या फिर बर्फ को हम पानी में छोड़ दिए, बर्फ को पानी में छोड़ दिए तो बर्फ को गलेगा तो उसका लेवल बढ़ेगा कि घटेगा, इस तरह के जो सवाल हैं वो हम देख लेंगे बॉयंसी फोर्स, और इसमें जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है उसके अंतर्गत ये सारी चीजें आता है। उसके बाद सेंटर ऑफ बॉयंसी हो गया। फिर इसमें फिर देखेंगे हाइड्रोकाइनेमैटिक्स, हाइड्रोकाइनेमैटिक्स देख लेंगे। हाइड्रोकाइनेमैटिक्स इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें तो नहीं है, लेकिन यहाँ तक जो देखे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था इंस्ट्रूमेंट, जो हम मेजरमेंट करने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उन इंस्ट्रूमेंट का नाम याद होना चाहिए, क्योंकि जेईई में ज्यादा से ज्यादा यही सारी चीजें पूछने वाला है। वन लीनियर डेफिनेशन पूछेगा, या फिर वन लीनियर जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह होता है वो सब चीज के बारे में, या तो ज्यादा से ज्यादा पूछेगा तो फॉर्मूला ही पूछेगा, उस पे ज्यादा बेस्ड न्यूमेरिकल नहीं पूछने वाला है फ्लूइड मैकेनिक्स में।
फ्लूइड मैकेनिक्स में अगर बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स पूछ देगा तो पेपर हो जाएगा बहुत टफ, तो उतना टफ जेईई का एग्जाम को नहीं बनाएंगे। फिर इसमें देखेंगे हाइड्रोकाइनेमेटिक्स। हाइड्रोकाइनेमेटिक्स इसके अंतर्गत आ जाता है, हम देखते हैं जो जो भी चीजें देखते हैं वो हो जाता है पहला टाइप ऑफ फ्लो। इसमें देख लेंगे टाइप ऑफ फ्लो, तो टाइप ऑफ फ्लो में देखेंगे कि कौन कौन से टाइप का फ्लो होता है। स्टेडी फ्लो क्या होता है, सिंपल वन लीनियर। स्टेडी फ्लो क्या होता है, अनस्टेडी फ्लो क्या होता है, अनस्टेडी फ्लो क्या होता है, सिर्फ डेफिनेशन कि ये टाइम के रिस्पेक्ट में इसका जो प्रॉपर्टी होता है, फ्लूइड का प्रॉपर्टी होता है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होता है, उसको बोलते हैं स्टेडी। जो चेंज होते जो चेंज हो जाता है उसको बोलते हैं अनस्टेडी। तो सेम वही चीजें हैं, उसी टाइप की चीजों को देखना है। फिर इसमें यूनिफॉर्म फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। फिर यूनिफॉर्म फ्लो देखिए, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो देखिए। फिर उसके बाद फिर आ जाता है लेमिनार फ्लो। क्या होता है लेमिनार फ्लो, क्या होता है लेमिनार फ्लो, क्या होता है। फिर लेमिनार फ्लो का जो रेंज होता है वो कितना होता है। पाइप फ्लो हो रहा है तो लेमिनार फ्लो में, इसमें लेमिनार फ्लो देखते हैं तो इसमें आ जाता है हमारा रेनॉल्ड्स नंबर वाला चीज, रेनॉल्ड्स नंबर। तो रेनॉल्ड्स नंबर देख लेंगे। रेनॉल्ड्स नंबर मतलब कि लेमिनार फ्लो है तो रेनॉल्ड्स नंबर कितना होगा, टर्बुलेंट फ्लो है तो रेनॉल्ड्स नंबर कितना होगा, पाइप फ्लो है तो रेनॉल्ड्स नंबर कितना होगा, ओपन चैनल फ्लो है तो रेनॉल्ड्स नंबर कितना होगा, सॉइल में फ्लो है तो रेनॉल्ड्स नंबर कितना होगा, सॉइल में फ्लो हो रहा है, टर्बुलेंट फ्लो है तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या होगा। तो ये सारी चीजें जो है वो मिसलेनियस में आ जाएगा। आपका डायरेक्टली तो सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी इसका आने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। फिर इसके बाद इसमें कुछ और पॉइंट्स होते हैं, इसमें कुछ और पॉइंट्स होते हैं। ये जब फ्लो टाइप्स ऑफ फ्लो में एक एक लाइन का जो डेफिनेशन है उससे ज्यादा देखने का जरूरत नहीं है। फिर इसी में देख लेंगे हम लोग स्ट्रीम लाइन क्या होता है, स्ट्रीम लाइन क्या होता है, स्ट्रीक लाइन क्या होता है, पाथ लाइन क्या होता है। सिर्फ एक लाइन के डेफिनेशन में सबको देखना है कि स्ट्रीम लाइन क्या होता है, जो टेंजेंट ऑफ वेलोसिटी बताता है। स्ट्रीक लाइन क्या होता है, जो पार्टिकल्स के बारे में बताता है। पाथ लाइन सिंगल पार्टिकल को ट्रेस करने के लिए जो लाइन होता है वो पाथ लाइन होता है। सिर्फ एक लाइन का डेफिनेशन हमको पता होना चाहिए, वहीं से पूछ देगा। पाथ लाइन का डेफिनेशन दिया रहेगा कि सिंगल लाइन फ्लूइड का एक पार्टिकल जिस पाथ को ट्रेस करता है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रीम लाइन बोलते हैं, स्ट्रीक लाइन बोलते हैं, स्ट्रीक पाथ लाइन बोलते हैं, या इनमें से कोई भी चीज को नहीं बोला जाता है। तो उस टाइप का चीजें इसमें डेफिनेशन को देकर के चारों में से एक ऑप्शन को फिट किया जा सकता है। तो ये चीजें हम हो गया स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीक लाइन, पाथ लाइन। उसके बाद स्ट्रीम लाइन जब देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा चीजें और ऐड कर देंगे कि स्ट्रीम लाइन का इक्वेशन क्या होता है। स्ट्रीम लाइन का इक्वेशन क्या होता है, स्ट्रीम लाइन का इक्वेशन क्या होता है। स्ट्रीम लाइन के इक्वेशन को देख लेंगे थोड़ा सा। स्ट्रीम लाइन का इक्वेशन देख लेंगे क्योंकि ये टेंजेंट बताता है तो v अपॉन u या फिर dy अपॉन dx। इस प्रकार का स्ट्रीम लाइन का जो इक्वेशन होता है बहुत ज्यादा नहीं देखना है, सिर्फ एक एक लाइन डेफिनेशन टाइप का है। जो चीजें डेफिनेशन से ज्यादा चीजें नहीं देखना हमको, ठीक है। बहुत ज्यादा डीपली बहुत ज्यादा समय है आपके पास तो ज्यादा से ज्यादा देख सकते हैं। फिर इसको पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, ईएसी तो लगाना नहीं है, यहाँ से तो आएगा नहीं क्वेश्चन। बहुत ज्यादा स्ट्रांग है आपका एसएससी जेईई लगाइए, एसएससी जेईई लगाइए, ग्लेशियर एंड गुप्ता एंड गुप्ता को लगाइए। गुप्ता एंड गुप्ता ये दोनों बुक अगर आप लगाते हैं, इसके अलावा फिर आप टेस्ट सीरीज देते रहिए। इसके अलावा अगर आप टेस्ट सीरीज देते रहिए, ठीक है, टेस्ट सीरीज देते रहिए, आपका फ्लूइड मैकेनिक्स को बहुत ज्यादा हानि नहीं पहुंचेगा। कम से कम 10 क्वेश्चन आएगा तो 10 में से अगर 6 या 7 भी बना देते हैं तो एक महीना के अंतर्गत जो नया सिलेबस में ऐड हुआ है उसमें भी आप 60 से 70% अटेम्प्ट कर देते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा ये अटेम्प्ट माना जाएगा, ठीक है। सिर्फ इसमें 10 में से 10 बनाने के चक्कर में बाकी सब्जेक्ट को नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा स्ट्रेटजी भी रखना है कि इसको देखना है और क्या क्या चीजें देखना है। सिर्फ बेसिक चीजें वन लीनियर टाइप की चीजों को देखना है। अब वन लीनियर बनाने के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो वन लीनियर नोट्स आप खुद से बनाइए। कम से कम 3 या 4 पेज का पूरा नोट्स बनाइए एक एक लाइन का, वहां से ज्यादा तो आने का चांसेस नहीं है। आप इंपॉर्टेंट नोट्स बनाइए, वहां लिखिए क्या क्या है, उसमें बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल वगैरह जाने का जरूरत नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन वाला चीज को देखिए। टेस्ट सीरीज पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, टेस्ट सीरीज, ठीक है, टेस्ट सीरीज पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। आप हम लोग का टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, उसमें 150 क्वेश्चंस है तो आपको एक पूरा टेस्ट एग्जाम वाला फील आएगा क्योंकि इसमें 100 प्लस 50 का चीजें हैं, 100 प्लस 50 का चीजें हैं, 100 प्लस 50 का है। और इस 50 में जो 10 नंबर का डिपार्टमेंटल
जो हमारा डिपार्टमेंटल मतलब जो फील्ड में यूज होता है वो सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन उसमें आ सकता है, तो चीजों को आप रिलेट कर सकते हैं। तो टेस्ट को दीजिए, टेस्ट बहुत फायदेमंद रहेगा और हर टेस्ट में आप 150 क्वेश्चन लगाएंगे प्लस 250 क्वेश्चन अपना खुद से लगाएंगे, तो हर दिन अगर 400 क्वेश्चन लगा देते हैं आप लोग तो बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा। फिर इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी रनिंग में क्लासेस भी चल रही है, अगर किसी को ज्वाइन करना हो तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रो और इरिगेशन। फिर इसके बाद आगे आते हैं स्ट्रीमलाइन के इक्वेशन देखिए। फिर उसके बाद आता है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, इसी के अंतर्गत है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, इसी के अंतर्गत आ जाएगा आपका कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। अब कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन में क्या क्या देखना है कि कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन किस प्रिंसिपल पे काम करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है। उसके बाद फिर इसमें और ज्यादा चीजें नहीं देखना है, सिर्फ इसका एक और दो न्यूमेरिकल लगा लेंगे, ठीक है, कि इसका कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है, एरिया और वेलोसिटी, ठीक है। अब देखिए कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन देख रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन देख रहे हैं तो इसमें एक एक लीनियर का और देख सकते हैं, जो इसका मेन कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है वो देख लेंगे। फिर उसके बाद जब हमारा फ्लूइड जो है इनकम्प्रेसिबल है तो कितना होगा, कंप्रेसिबल है तो कितना होगा, ये सारी चीजों को अगर समय है तो देखिए, नहीं तो फिर उतना भी ज्यादा उतना डिटेल में आने का नहीं है। इसमें सिर्फ प्रिंसिपल देख लीजिए कि कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, कंजर्वेशन ऑफ मास है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, कंजर्वेशन ऑफ क्या है, तो कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, क्योंकि जितना पानी इधर से जाएगा उतने पानी उधर से निकलेगा, तो जितना मास इधर एंट्री कर रहा है उतना मास उधर वो एग्जिट करता है। इस प्रकार से इसका प्रिंसिपल को देख लेंगे। फिर अब इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है हमारा हाइड्रोडायनेमिक्स, अगला इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है हाइड्रोडायनेमिक्स, अगला इंपॉर्टेंट चीज आ जाएगा हमारा हाइड्रोडायनेमिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रोडायनेमिक्स, हाइड्रोडायनेमिक्स ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारा चीज इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इसमें जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है बर्नौली इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन। अब देखिए बर्नौलीज इक्वेशन में बर्नौलीज इक्वेशन का प्रिंसिपल क्या है, कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, कंजर्वेशन ऑफ मास या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ क्या, प्रिंसिपल देख लेंगे इसका। फिर बर्नौली का इक्वेशन देख लेंगे, रो अपॉन 2g, उसके बाद ये पर यूनिट वेट है, पर यूनिट मास है, पर यूनिट एनर्जी है, क्या है वो चीज पूछा जाता है, रेशियो में बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद जो बर्नौलीज है, जो बर्नौलीज है कौन कौन से वाटर में बहुत टाइप का फोर्सेस लगता है, जैसे कि वाटर में किस किस टाइप का फोर्स लगता है, प्रेशर फोर्स लगता है, प्लस उसमें विस्कस फोर्स लगता है, प्लस उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, प्लस उसमें टर्बुलेंस का फोर्स लगता है, इस टाइप का डिफरेंट टाइप का फोर्सेस लगता है, ठीक है। तो उन डिफरेंट टाइप के फोर्सेस में बर्नौलीज ने कौन कौन से टाइप के फोर्सेस को कंसीडर किया है वो देख लेंगे, टाइप ऑफ फोर्सेस कि जो जो हमारा एक्ट कर रहा है वो। फिर इसके बाद आप आ जाएंगे टाइप ऑफ फोर्सेस देखने के बाद इसका अजम्पशंस क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका अजम्पशंस, इसका अजम्पशंस देख लेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बर्नौलीज अजम्पशंस। तो इसमें से लगभग एक सवाल तो फिक्स है मान के चलिए, और ज्यादा से ज्यादा इसमें सबसे ज्यादा पूछने का जो बनता है, क्वेश्चन पूछने का जो बनता है, जो क्वेश्चन आता है वो होता है इसका अजम्पशन पूछता है कि इसके लिए क्या क्या अजम्पशंस है, आइडियल होना चाहिए, कंप्रेसिबल होना चाहिए, स्टेडी फ्लो होता है, नॉन स्टेडी फ्लो होता है, यूनिफॉर्म फ्लो होता है, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो होता है। इसका 4-5 अजम्पशंस है, इसका 4-5 अजम्पशंस है, उन अजम्पशंस को आप लोग पढ़िएगा। देखिए जेई के लिए जब पढ़ते हैं ना, तो जेई के लिए पढ़ते हैं तो जेई के लिए इसमें जो सिलेबस दिया हुआ है, इसमें जो सिलेबस दिया हुआ है सिर्फ सिलेबस का आप वन लीनियर और फार्मूला वाला चीज को अगर देख लेंगे ना, सिलेबस में जो भी चीज लिखा हुआ है, जैसे कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन लिखा है, चाहे बर्नौलीज इक्वेशन लिखा हुआ है, ठीक है, बर्नौलीज थ्योरम लिखा है, तो बर्नौलीज थ्योरम को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने का जरूरत नहीं है। बर्नौलीज इक्वेशन लिखा हुआ, बर्नौलीज थ्योरम लिखा है, तो बर्नौलीज का अजम्पशन देख लिए, उसका इक्वेशन देख लिए कैसा दिखाता है, और उसमें कौन कौन से फोर्सेस वो, उसमें बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल जाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह में जाने की जरूरत नहीं है। आपका जो न्यूमेरिकल है वो हो जाएगा स्ट्रक्चर एनालिसिस में जो दिया हुआ है, वो सिर्फ वहीं से न्यूमेरिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। उसके बाद फिर आपका जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल रहेगा वो सॉइल मैकेनिक्स में रहेगा, सॉइल मैकेनिक्स से भी बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं, स्ट्रक्चर एनालिसिस से न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन से छोटे छोटे न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं।
लेकिन ये नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है, इसमें से न्यूमेरिकल पूछने का चांसेस बहुत कम बनता है। इसमें वन लीनियर चीजें पहली बार ऐड हुआ है, तो वन लीनियर चीजें और सिंपल सिंपल चीजें पूछने का ज्यादा है, ज्यादा चीजों को सिंपल सिंपल पूछ सकता है। फिर इसके बाद देखेंगे बर्नौलीज इक्वेशन है फ्लूइड डायनामिक्स में। उसके बाद देखेंगे कि डिस्चार्ज मेजरमेंट कैसे करते हैं। डिस्चार्ज मेजरमेंट करते हैं तो डिस्चार्ज मेजरमेंट करने के लिए कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं। तो जैसे कि डिस्चार्ज मेजरमेंट करना है, डिस्चार्ज मेजरमेंट करना है, तो डिस्चार्ज मेजरमेंट करना है तो दो टाइप का हमारे पास फ्लूइड फ्लो होता है, या तो होता है पाइप फ्लो और एक होता है ओपन चैनल फ्लो। एक होता है पाइप फ्लो और एक होता है ओपन चैनल फ्लो। तो पाइप फ्लो में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है, जो हमारा डिस्चार्ज मेजर करता है, एक है वेंचुरीमीटर, एक होता है वेंचुरीमीटर और एक होता है ऑरिफिस मीटर, एक होता है ऑरिफिस मीटर। तो देखिए डिस्चार्ज मेजरमेंट जब हम कर रहे हैं तो डिस्चार्ज मेजरमेंट करने के लिए दो हमारे पास मेजरमेंट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है, वेंचुरीमीटर और एक होता है ऑरिफिस मीटर, ये दोनों अरेंजमेंट होते हैं। तो इसमें क्या क्या देखना है, इन दोनों में देखना है कि इसका प्रिंसिपल देख लेना है, कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, बर्नौलीज प्रिंसिपल पे काम करता है। उसके बाद फिर देख लेंगे इसमें कि इसमें कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज कितना होता है और कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी कितना होता है, ये देख लेना है इन दोनों में। और इसका प्रिंसिपल देख लेना है, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कितना होता है, दोनों का डाटा को याद रखेंगे, डायरेक्टली डाटा पूछ सकता है। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज कितना होता है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज के लिए क्या डाटा है वो देख लेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। फिर उसके बाद और इसमें देखने लायक हो जाएगा आपका वेंचुरीमीटर और ऑरिफिस मीटर में, इन दोनों में तुलना देख लीजिएगा कि कौन ज्यादा सस्ता है, कौन ज्यादा चीप है। उसके बाद इसमें और वन लीनियर का सवाल बन सकता है कि इनमें से कौन सा जो है वो ज्यादा अच्छा मेजरमेंट करके देता है, वो देख लीजिएगा। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि इन दोनों में कंपैरिजन, तुलना वाला चीज को हमको देख लेना है, तुलना देख लेना है, प्रिंसिपल देख लेना है। इसमें जो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, इन चीजों को देख लेना है। फिर उसके बाद ओपन चैनल फ्लो जो होता है हमारा ओपन चैनल फ्लो, तो इसमें जो मेजरमेंट डिस्चार्ज मेजरमेंट करने के लिए एक होता है नोचेस और एक होता है वियर। तो इसका सिर्फ नाम याद रखना है कि वियर का काम क्या होता है और नोचेस का क्या काम होता है। उसके बाद इसमें और जो हमारा जो वियर होता है, ठीक है, जो हमारा वियर या नोचेस होता है, ठीक है, इसमें जो डिस्चार्ज होता है वो किस हेड के किस पावर के साथ वेरी करता है, हेड के किस पावर के साथ वो वेरी करता है, वो चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 4-5 टाइप का है, उसको देख लेंगे। एक होता है सुप्रोवियर और एक होता है रेक्टेंगल, एक होता है ट्रेपेजोइडल और एक होता है ट्रायंगल। तो इसमें n का पावर n का वैल्यू कितना लेते हैं, रेक्टेंगल में कितना लेते हैं, ट्रेपेजोइडल में कितना लेते हैं और हमारा ट्रायंगल में कितना लेते हैं, ये सारा चीज जो होता है n का पावर, उसको थोड़ा सा याद रखिएगा। ये वाला थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुप्रोवियर का ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद कि नोचेस को किस लिए यूज किया जाता है, वेयर को किस लिए यूज किया जाता है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। फिर इसके बाद फिर देख लेंगे हम वेलोसिटी मेजरमेंट कैसे करते हैं। वेलोसिटी मेजरमेंट कैसे करते हैं, वेलोसिटी मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है। जैसे कि वेलोसिटी मेजरमेंट कर रहे हैं हम, तो वेलोसिटी मेजरमेंट कर रहे हैं तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे वो देख लेंगे। वेलोसिटी मेजरमेंट के लिए पिटोट ट्यूब, हॉट वायर एनियोमीटर, पिटोट ट्यूब के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे कि कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, पिटोट ट्यूब कौन से प्रिंसिपल पे काम करते हैं, और पिटोट ट्यूब में वेलोसिटी के अलावा और कौन कौन सा चीज मेजर किया जाता है। उसमें कुछ स्टैग्नेशन पॉइंट वाला चीज आता है, उसको देख लेंगे कि स्टैग्नेशन पॉइंट क्या होता है, स्टैग्नेशन प्रेशर क्या होता है। फिर इससे ज्यादा इसमें देखने के लिए और कुछ नहीं है। फिर इसके बाद हाइड्रोडायनामिक्स में देखिए मेजरमेंट कैसे करते हैं। उसके बाद फिर हमको देखना है पाइप फ्लो, उसके बाद हमको देखना है पाइप फ्लो। पाइप फ्लो में जो इंपॉर्टेंट है, पाइप फ्लो में हमको क्या क्या पढ़ना है। पाइप फ्लो में इसमें जो हेड लॉस है,
इसमें जो हेड लॉस है मेजर और माइनर, मेजर हेड लॉस और माइनर हेड लॉस, ये दो टाइप का जो हेड लॉस है वो हेड लॉस हमको देखना है। उसके बाद इसमें जो मेजर हेड लॉस है, 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 मेजर हेड लॉस मतलब कि फ्रिक्शन लॉस। तो जो फ्रिक्शन लॉस है, फ्रिक्शन हेड लॉस है, इस फार्मूला का देख लीजिएगा थोड़ा सा, F(V²/2GD), और इसमें पैरेलल और एक होता है पैरेलल और एक होता है सीरीज में। सीरीज में ऐड करते हैं तो क्या प्रभाव रहता है उसमें, डिस्चार्ज कांस्टेंट रहता है कि हेड लॉस कांस्टेंट रहता है, और पैरेलल में रहता है तो उसमें डिस्चार्ज कांस्टेंट रहता है या फिर हमारा हेड लॉस कांस्टेंट रहता है। इन चीजों को हमको थोड़ा सा देख लेना है, इसमें हेड लॉस देख लेना है। उसके बाद माइनर में जो होता है, माइनर में सब कुछ नहीं देखना है, एक देख लेंगे बस, सडन एक्सपांशन और सडन कॉन्ट्रैक्शन, और एक बैंड वाला दिया हुआ है। तो इसमें ज्यादा चीजें नहीं देखना है, माइनर वाले में नहीं जाना है हमको देखना है फ्रिक्शन हेड लॉस। फ्रिक्शन हेड लॉस देख लेंगे, एक इसका सीरीज वाला बना लेंगे न्यूमेरिकल, और एक पैरेलल वाला न्यूमेरिकल बना लेंगे, वहां से चीजें हैं हमारा क्लियर हो जाएगा। और फिर उसमें और ज्यादा कुछ है नहीं इसमें आने लायक। फिर इसमें हमारे पास हैमर नहीं दिया, वाटर हैमर नहीं दिया हुआ है। वाटर हैमर क्या होता है, वाटर हैमर क्या होता है हमारे सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा, एक दो लाइन है, दो या तीन लाइन है। वाटर हैमर क्या होता है और वाटर हैमर से बचने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है। तो पेन स्ट्रोक वगैरह जो होता है, सर्च टैग वगैरह जो बनाते हैं वाटर हैमर से बचने के लिए, वो थोड़ा थोड़ा सा एक लाइन देख लेंगे। देखिए इसमें क्या है कि एक लाइन से ज्यादा चीजें हमको नहीं देगा, और बहुत ज्यादा इसमें कॉन्सेप्चुअल चीज भी नहीं है। फिर इसके बाद फिर आ जाएगा हमारा ओपन चैनल फ्लो। इसके बाद आ जाएगा हमारा ओपन चैनल फ्लो OCF, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा सवाल वहीं से बनने के चांसेस है, और बहुत कठिन भी नहीं बनेगा, वहां से सवाल भी बनेगा। तो ओपन चैनल फ्लो, ओपन चैनल फ्लो में मतलब कि जो हम नहर बनाते हैं या फिर चैनल सेक्शन डिजाइन करते हैं, हम नहर बनाते हैं। तो जो नहर होता है हमारा या तो ट्रेपेजोइडल होता है, या तो इस टाइप का रेक्टेंगल होता है, ये बहुत कम देखने को मिलेगा। या तो हमारा ट्रेपेजोइडल होगा, या तो रेक्टेंगल होगा, या तो ट्रायंगल होगा, या तो सर्कुलर नाली का डिजाइन करते हैं। तो इसका डिजाइन देख लेना है, इसका डिजाइन करना है इन द सेंस मतलब कि इसका जो वेलोसिटी निकालते हैं, इसका जो वेलोसिटी निकालते हैं, तो इसमें जो r क्या होता है, इसमें माइनस इक्वेशन क्या लेते हैं, और इसका जो स्लोप होता है वो क्या होता है। फिर इसके बाद एक और है थीसिस फार्मूला, जिसको बोलते हैं माइनस इक्वेशन, और एक है थीसिस इक्वेशन C/R/S। तो ये वाला चीज है, इसमें जो r यूज होता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वही डिसाइड करता है कि हमारा वेलोसिटी क्या रहने वाला है। तो उसी के लिए वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए इसका चैनल सेक्शन को किस प्रकार से हमको बनाना होता है, उसको एक ये भी बोलते हैं इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन बोलते हैं। इकोनॉमिकल सेक्शन बोलते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसमें इकोनॉमिकल सेक्शन। इकोनॉमिकल सेक्शन का मतलब क्या होता है कि इसमें जो इसका रेडियस होता है, इसका जो r होता है, ठीक है, इसका जो r होता है एरिया बाय पेरीमीटर, वेटेड एरिया बाय पेरीमीटर, ठीक है, हाइड्रोलिक रेडियस बोलते हैं इसको। इसको जो हाइड्रोलिक रेडियस बोलते हैं। तो हम जब वेलोसिटी करते हैं तो इकोनॉमिकल सेक्शन बनाने के लिए हमको इसको मिनिमम रखना पड़ता है, मिनिमम ये हाइड्रोलिक रेडियस को मिनिमम रखना पड़ता है, मिनिमम वेटेड पेरीमीटर देना पड़ता है, उसके हिसाब से हम चैनल सेक्शन को डिजाइन करते हैं। तो इसमें ये चीज पूछता है कि इसका एंगल कितना होना चाहिए, इसके लिए r निकाल कर बताइए, रेडियस ऑफ पेरीमीटर बताइए। फिर इसमें इसका एंगल कितना होता है, इसका एंगल कितना होता है, इसका रेशियो कितना होता है, इधर, और ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का क्या रेशियो होता है, ये पूछ सकता है। ये जब पूछा है तो इसका b और इसका डेप्थ में क्या रेशियो होता है। सर्कुलर बनाते हैं तो Q मैक्सिमम होने के लिए ये जो पानी भरा हुआ है वो वाला डायमीटर, और इसका जो पूरा डायमीटर उसका रेशियो कितना होना चाहिए, मैक्सिमम डिस्चार्ज चाहिए उसके लिए, मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए उसके लिए कितना होना चाहिए, इन दोनों का रेशियो, वो सारा चीज हमको देख लेना है ओपन चैनल फ्लो में। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये इकोनॉमिकल सेक्शन में। इस सेक्शन के लिए इसका एंगल कितना होगा, ये एक या दो एसएससी जेईई का सवाल बनाएंगे, एसएससी जेईई का, उसमें जब आप देखेंगे उसका सवाल बनाएंगे तो उसका जब एक्सप्लेनेशन देखेंगे
एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो सारा चीज आपका उसमें दिया हुआ है, तो वो सारी चीजें आपको याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे आते हैं एफिशिएंट सेक्शन, चेजिस फार्मूला, माइनिंग फार्मूला, इतना ही दिया हुआ है। फिर इसके अलावा अगर इसमें आप पढ़ना चाहते हैं तो इसमें आप पढ़ सकते हैं हाइड्रोलिक जंप। हाइड्रोलिक जंप क्या होता है, फ्राउड नंबर क्या होता है, ठीक है। यहाँ तक हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। फिर इसके अलावा सिलेबस के अलावा अगर आपको कुछ पढ़ने का अगर है, इतना तो सफिशिएंट नहीं है, तो आप पढ़ सकते हैं टरबाइन पढ़ सकते हैं, टरबाइन पढ़ सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, टरबाइन में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। टरबाइन में हमको क्या क्या पढ़ना है, टरबाइन में इंपल्स टरबाइन, उसके बाद कैप्लान टरबाइन और फ्रांसिस टरबाइन, मतलब कि एक हाई हेड टरबाइन और लो हेड टरबाइन और मीडियम टरबाइन, मीडियम हेड टरबाइन या फिर हाई डिस्चार्ज, मीडियम डिस्चार्ज और लो डिस्चार्ज, ये देख लेना है। बस इसका नाम याद रखना है आपको कि कौन कौन सा टरबाइन किसके किसके अंतर्गत आता है। उसके बाद आपको देख लेना है रेनॉल्ड्स नंबर, फ्राउड नंबर, ये किसके लिए यूज होता है और ये किसके लिए यूज होता है। फिर हाइड्रोलिक जंप ये हो गया। उसके बाद और अगर आप देखना चाहें, अगर आपको और बेसिक पढ़ना है, थोड़ा सा और बेसिक पढ़ना है कि आप उसका जो प्रेशर वाला पार्ट है वो पढ़ सकें, जो फ्लूइड का बर्नौली इक्वेशन है वो पढ़ सकें, वो सारी चीजें रिलेटेड होता है जो कि सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। फ्लूइड का कैरेक्टरिस्टिक्स, फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स, फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि इसमें आइडियल फ्लूइड क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, ये सारी चीजें जानेंगे तभी तो हम बना पाएंगे ये क्या बोलते हैं हमारा जो बर्नौली इक्वेशन है, बर्नौली इक्वेशन को ऐसे पढ़ेंगे। ये सारी चीजें पढ़ना जरूरी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक में नहीं है लेकिन इसका जानकारी होना बहुत जरूरी होता है कि आइडियल फ्लूइड क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, फिर इसके बाद आइडियल फ्लूइड का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है और कंप्रेसिबिलिटी हो गया, ये हो गया, इतना सारा चीजें कम से कम। इसका जो फ्लूइड का कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें विस्कोसिटी क्या होता है, डायनामिक विस्कोसिटी क्या होता है, काइनेमैटिक विस्कोसिटी क्या होता है, इन चीजों को हमको थोड़ा सा देख लेना है। तो इतना ही इंपॉर्टेंट होगा, इतना ही इंपॉर्टेंट होगा, इससे ज्यादा और इसमें बहुत ज्यादा और नहीं देखना है। और टेस्ट सीरीज वगैरह लगाते रहिए, उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा आपको। और 1 महीने का समय है। थैंक यू।